नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृश्य 24x7 में। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धांत सिंह। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव होगा नहीं कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है क्वेश्चन सेट करने का, किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है, ये सब तमाम बातें हम देखेंगे। और साथ ही साथ 5 साल के पेपर को भी देखते चलेंगे कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो आप तय करेंगे। अगर इम्पोर्टेंट लगी कि जो मैंने चीज़ें बताई है वो अगर सही बताई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए। सो दोस्तों, ज़्यादा लेट न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक आ जाएगा आपका मैग्नेटिज्म। मैं सबसे पहले टॉपिक मैग्नेटिज्म को प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म में अब क्या पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता दूं। मैग्नेटिज्म में आपको पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, डेफिनेशन पूछता है वेरी शॉर्ट में। और अगर शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में आपसे बात करेगा, वो दो कॉम्प्लेक्सों के बीच में बता देगा कि कौन सा बताना होगा आपको कि कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। दोस्तों, इसके बाद आपसे अगला जो कुछ टॉपिक आपको मैं प्रेफर करूंगा पढ़ने के लिए वो है मैग्नेटिक मोमेंट। इससे कुछ ज़्यादा तो नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट से केवल और केवल आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। आप इसके क्वेश्चंस का इस टॉपिक के फॉर्मूले को तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, बहुत आसान तरीके से लग जाएंगे और मुझे लगता है कि सभी के लग ही जाएंगे। अगला टॉपिक आता है EAN रूल। ये EAN रूल क्या होता है, ये पूछता है, किस तरीके से पूछता है इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन पूछ देता है, वेरी शॉर्ट में आपका डेफिनेशन पूछ देगा। उसके बाद अगर पूछेगा तो आपको EAN रूल से कुछ न्यूमेरिकल दे देंगे, शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए भी दे देगा। उसके बाद अगले टॉपिक में प्रेफर करूंगा IUPAC। IUPAC नेम पूछता है और डेफिनेटली पूछता है, हर साल पूछेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कि इतना ज़्यादा IUPAC नेम होता है, कैसे पता करें, कुछ तो बताएं, कुछ तो कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताने को तो टॉपिक एक है बट उसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। सो दोस्तों, मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप पिछले 5 साल के जो IUPAC नेम है, अगर VBSPU में है तो VBSPU के पिछले 5 साल के आंसर को देख लीजिए, उसमें जितने भी IUPAC नेम हैं उसको तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत और अधिक पढ़ सकते हैं सीरीज से वगैरह से, कहीं से और से अगर मिल जाता है आपको तो पढ़ लीजिए वहाँ से। नहीं तो इतना तो आता ही होगा बेसिक, थोड़ा बहुत तो आप बना ही सकते हैं IUPAC नेम। 11th-12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, भले एग्जाम ना दिया हो। बहरहाल 5 साल के अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि उसमें से 50% से 70% आपको जरूर IUPAC नेम फंस जाएंगे और डेफिनेटली है कि फंस जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी आएगा, डेफिनेटली आएगा और इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। लैक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये पूरा एक चैप्टर ही है। मैं इनमें से टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें से कुछ ही जो चैप्टर में से कुछ टॉपिक हैं आप पढ़ के जाइए, जरूर से जरूर आता है। और लैंथेनाइड तो मस्ट पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। वो कौन कौन सी टॉपिक है जान लेते हैं उसके बारे में। लैंथेनाइड में पूछ देता है आपको सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये पूछ देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड क्या होती है। ये चीज़ें अगर आप पढ़ के जाते हैं तो दोस्तों मेरी बात मानिए, जरूर से जरूर आपको 75% मार्क मिल जाएंगे। और डेफिनेट है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से यहाँ से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली है कि लॉन्ग में या शॉर्ट में बनना ही है। अगली टॉपिक के बारे में बात करें तो अगली टॉपिक हो जाती है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पूछता है, इसकी थ्योरी पूछ देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पोस्टुलेट्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके मेरिट और डिमेरिट। अधिकतर BSc सेकेंड ईयर में तो आपको मेरिट मिल जाता है, मेरिट या डिमेरिट में से ही कोई ना कोई आएगा शॉर्ट या लॉन्ग में, बशर्ते आपको पोस्टुलेट्स के साथ आपको पढ़ना है VBT। अगला है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब फिर से सोच लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट तो पूरा चैप्टर ही है, कितना पढ़े भाई।
डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर है, मैं भी जानता हूँ, बट उसमें से कुछ ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की 3D 4D की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, डी ऑर्बिटल में कलर कैसे आते हैं, किस ट्रांजिशन की वजह से कलर आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप एक चीज जरूर पढ़ के जाइएगा डी ब्लॉक में, डी ट्रांजिशन क्या होता है और डी ट्रांजिशन से कलर कैसे फॉर्मेशन होता है किसी कॉम्प्लेक्स का। ये डेफिनेटली पूछता है भाई, एमएससी तक पूछता है, आप तो बीएससी में हैं। और उसके बाद अगली टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ के जाइएगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरूर पढ़ के जाइएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशन को भी पढ़ के ध्यान देख के जाइएगा जरूर से। अगली टॉपिक के बारे में बात करें तो अगली टॉपिक है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी जरूर पूछता है, और ये दोनों मैं टॉपिक को प्रेफर करूंगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा, इस साल भी पूछने वाला है। परसेप्शन रिएक्शन जो होता है वो भी पढ़ के जाएगा, परसेप्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में मिल जाएगा आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, बट आप पढ़ के जाएगा। इसके बाद चिलेट इफेक्ट, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछते हैं, कई सारे एक टॉपिक को मिला के एक लॉन्ग में पूछता है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। चिलेट इफेक्ट क्या होता है वो भी आपको वही मिलेगा। उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाइब्रिडाइजेशन लिंकेज आइसोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पढ़ के जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर है उसमें से जरूर आप पढ़ के जाइएगा आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े उन टाइपों के बारे में नॉलेज जरूर रख लीजिएगा। अगला टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आपने 10th से पढ़ता है, 12th से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते आए हैं, यहाँ भी डेफिनेटली पूछने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या तो उस पर न्यूमेरिकल पूछ दे या तो आपको सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करने पूछ दे, चाहे 2 नंबर में पूछे, 7 नंबर में पूछे, 15 नंबर में पूछे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूछेगा जरूर। फिर उसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एसिड बेस के चैप्टर से ही है, कभी कभी पूछता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। उसके बाद टॉपिक आता है परसेप्शन रिएक्शन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये लॉन्ग में कई सारे टॉपिकों को मिला करके, जिसमें से एक टॉपिक ये भी होता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको पढ़ के ही जाना, वार्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वार्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक बार फिर से रिपीट करना हूँ, वार्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक डेफिनेटली आने वाला है और इस साल भी आएगा, पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगली लास्ट और सबसे आखिरी में बात करें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़े नहीं है, वेरी शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, कभी कभी लॉन्ग में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपको 75% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, वो आपके लिखावट पर डिपेंड करता है। एक सबसे अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो आप सोचिए कि क्या होगी। मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सीधे बोल रहा हूँ कि वो अगर आप VBS PU में हैं, देखिए कोई भी एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसका एक ही माइंडसेट होता है, आप अच्छे कंटेंट दें, ठीक है, सही कंटेंट दें, आप कम या ज़्यादा ना लिखें, कंटेंट सही हो पर एक्यूरेट हो। अगर आप एक्यूरेसी देते हैं अपने कंटेंट में, अपने आंसर में, तो डेफिनेट है कि वो आपको नंबर गेन कराएंगे। और अगर बात करें VBS PU की, तो VBS PU के बारे में बात मैं करूं तो आपको जनरली बता दूं कि कंटेंट आप अगर शुरुआत में अच्छे खासे दे रहे हैं ना, और थोड़े छोटे टॉपिक लिखे हैं, तो नंबर नहीं मिलने वाले। आपके राइटिंग स्किल, आपकी कितने पेज आपने आंसर कितना लिखा है वो मायने रखता है उसमें। आंसर तो सही होने ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी आंसर कितने पेज में कवर हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट का आंसर है तो कितने पेज में है, लॉन्ग का आंसर है तो कितने पेज में। तो मैं ये नहीं प्रेफर करता हूँ कि आप 4 पेज लिखिए, 6 पेज लिखिए, बस जितना भी लिखना यार कंटेंट सही हो, थोड़ा लेंदी हो, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ ठीक है बंदे ने मेहनत की है, तो डेफिनेट नंबर दे देता है। सो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो यार, शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।